जिहाद करना हर मुसलमान का फर्ज है। बहुसंख्यक आवाम जहरीला हो गया है। कि जिहादी ज़िले इलाहियों को समझ लेना चाहिए कि इस तरह के जिहाद के ज़रिए फसाद की जो इनकी कोशिशें हैं वो कभी सफल नहीं होंगी। जिहाद कोई खराब शब्द नहीं है। मदरसे गिराए जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग में मुसलमान को कत्ल किया जा रहा है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। मौलाना मदनी हर 10-15 दिन में अपनी राजनीति चमकाने के लिए कोई न कोई मुस्लिमों को भड़काने का बयान दे देते हैं। जिहाद शब्द ठीक नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, जमहूरियत है और वोट बैंक के नाम पर भड़काऊ भाईजान कमेटी एक बार फिर से काम कि भारत में हिंदू अकलियत में राहुल गांधी हो, जमीयत उलेमाए हिंद हो या सज्जाद नोमानी हो, ये तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश नहीं झुकने देंगे एक्स्ट्रा स्ट्रांग और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। कल यूपी में मुस्लिम मुख्यमंत्री की मांग हो रही थी और आज जिहाद की एंट्री हो गई है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने एक तरह से मुस्लिमों को भड़काते हुए कहा है कि आज की सरकारें हिंदू मुसलमानों में भेदभाव कर रही हैं। आज मस्जिद और मदरसे तोड़े जा रहे हैं, मुसलमानों के घर बुलडोजर चल रहे हैं, मॉब लिंचिंग में मुसलमानों की हत्या हो रही है, मुसलमानों को हर तरह से मारा जा रहा है और जिहाद करना हर मुसलमान का फर्ज है। मदनी की तरह आज AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पोस्ट में लिखा कि यूपी में लगातार मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले AIMIM यूपी में मुस्लिम मुख्यमंत्री वाली मांग पहले ही कर चुकी है। अरशद मदनी, ओवैसी और AIMIM से पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से कहा गया था कि भारत में हिंदू अब अल्पसंख्यक हो चुके हैं क्योंकि SC, ST, OBC, जाट, सिख, बौद्ध, जैन हिंदू नहीं है और इसीलिए ये मानना गलत है कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सज्जाद अली नुमानी से पहले समाजवादी पार्टी के सांसद और अखिलेश यादव के करीबी जावेद अली ने कहा था कि बहुसंख्यक समाज यानी हिंदू जहरीले हो गए हैं। जावेद अली से पहले राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु दिग्विजय सिंह सांप्रदायिकता का ठीकरा बहुसंख्यकों को यानी हिंदुओं के सिर पर फोड़ते हुए कुछ कह चुके हैं कि अल्पसंख्यकों के मुकाबले बहुसंख्यक सांप्रदायिकता ज्यादा खतरनाक है। इसलिए सवाल यह है कि एक के बाद एक भड़काऊ बयानों की सीरीज सिर्फ संयोग है या ये कोई प्रयोग चल रहा है और क्या यूपी चुनाव को देखते हुए मुस्लिमों को भड़काने की कोई टेम्पलेट तैयार हो रही है? क्या मुस्लिम मुख्यमंत्री से लेकर जिहाद की बातें ध्रुवीकरण की किसी पॉलिटिकल स्क्रिप्ट का हिस्सा है? सबसे बड़ा सवाल ये, सेक्युलरिज्म के तमाम चैंपियन लोकतंत्र में जिहाद की भड़काऊ तकरीर पर चुप क्यों हैं? मदरसे गिराए जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग में मुसलमान को कत्ल किया जा रहा है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और आज मुल्क क्या दे रहा है मुझे जिहाद करना हर मुसलमान का फर्ज है। कैसे जो है वो अपनी जो सांप्रदायिक एजेंडा है उसको जो है वो उस पर जो है वो तड़का लगाएं, उसके लिए जो है वो जो भी करना होगा करेंगे। तो इसलिए इस तरह के जिहादी ज़िले इलाहियों को समझ लेना चाहिए कि इस तरह के जिहाद के ज़रिए फसाद की जो इनकी कोशिशें हैं वो कभी सफल नहीं होंगी। तो आखिर चल क्या रहा है? क्या ये चुनावी जुमले हैं? क्या मुसलमानों को रिझाने की कोशिश है या फिर उनको बरगलाने की कोशिश है, उनको भड़काने की कोशिश है? इसी पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करना इस पर बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यूपी में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। सारे राजनीतिक दल अपनी कमर कस चुके हैं। तो क्या चल रहा है इसको समझने की कोशिश करेंगे और जितने गेस्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, तुहीन सिन्हा जी बीजेपी का अपना पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत स्वागत तुहीन जी आपका। फराज किदवई जी हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत। मौलाना साजिद रशीदी जी हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष, आपका बहुत बहुत स्वागत। वजाहत कासमी जी हैं इस वक्त हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। शादाब चौहान जी हैं AIMIM का पक्ष रखेंगे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तुहिन सुना जी, कई सारी चीजें यहाँ पर कही जा रही हैं, क्या लग रहा है आपको? उत्तर प्रदेश में चुनाव है, मुसलमानों को रिझाने की क्या कोशिश चल रही है? नमस्ते शिवानी जी, सबको नमस्ते। देखिए, मैं तथ्यों के आधार पर डिबेट करता हूं। जो लोग बार बार ये भ्रम फैलाते हैं कि मुसलमानों को इस देश में कुछ नहीं मिला है, उनको बता दूं कि 2011-12 में मुसलमानों का रूरल पॉवर्टी दर अर्थात ग्रामीण गरीबी दर 31.7% था, 31.7%। 2023-24 में ये कम होकर 2.4% अर्थात 2.4%।
अर्बन पॉवर्टी दर 39.4% से 5.7% हुआ। ये क्यों हो पाया? क्योंकि जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं मोदी सरकार की, उनमें जितना मुसलमानों का इस देश में प्रतिशत है, उससे कहीं अधिक प्रतिशत में उन्हें इन सोशल वेलफेयर स्कीम्स का लाभ पहुंचा है। तो जो लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि मुसलमानों को कुछ नहीं मिलता, मुसलमान प्रताड़ित हैं, वो झूठ बोलते हैं। उनका केवल एक ही काम है इस देश की जनता को परगलाना, उन्हें गुमराह करना, और यही काम कांग्रेस करती है, यही काम समाजवादी पार्टी भी करती है। अभी कुछ दिन पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इसी तरह एक मौलाना ने, वो तो कुछ और ही लेवल पे चले गए थे, वो कह रहे थे कि ट्राइबल ना तो हिंदू समाज का हिस्सा है, ना सिख हिंदू समाज का हिस्सा है, इन सबको अलग कर दो तो हिंदुओं में कुछ नहीं बटेगा। ये क्या चल रहा है, ये तो इन लोगों को बताना पड़ेगा। यानी आपका ये कहना है कि बीजेपी ने गरीबी रेखा से बाहर निकाला है बहुत सारे मुसलमानों को, है ना? बहुत बड़ी संख्या में। मौलाना साजिद रशीदी जी से रिएक्शन मिलूंगी। रशीदी जी, कितना वाकिफ रखते हैं आप इनकी बात का? क्या ऐसा है रशीदी साहब? नहीं, देखिए जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुसलमान एजुकेशन की तरफ आया है, मुसलमान अपने काम की तरफ आया है। कुछ बातें थी जो गलत उसकी जिंदगी में, उसने उसको छोड़ा है। लेकिन ये भी सत्य है कि हर रोज नए नए आतंकवादी खड़े होते हैं, हिंदुत्ववादी, और वो मुसलमानों को मारने काटने की बात करते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। यति नरसिम्हानंद, पिंकी चौधरी, दक्ष चौधरी, ऐसे न जाने कितने नाम हैं जो रोजाना मुसलमानों को मारने काटने की बात करते हैं, नरसंहार की बात करते हैं, मगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये भी सत्य है, ये भी हमें मानना पड़ेगा, हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। दुख इस बात का है कि जिस सरकार को हम अच्छा मान रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं, वही सरकार इन आतंकवादियों को सपोर्ट कर रही है। अगर कोई मुसलमान इस तरह का खिलाफ बयान दे दे तो उसकी उसी दिन ठुकाई पिटाई हो जाती है, उसका घर तोड़ दिया जाता है, बुलडोजर चल जाता है। इनके ऊपर क्यों बुलडोजर नहीं चलता? ये बड़े दुख की बात है, और ये सोचना चाहिए सरकार को कि इस तरह के आतंकवादी जो देश में नफरत फैला रहे हैं, हिंदुत्ववादी, लेकिन ये जो लोकतंत्र में जिहाद की बात हो रही है, फला सेना, मौलाना ये सेना, वो रशीदी, सेना, इन सब पर पाबंदी लगे। मौलाना रशीदी जी, ये जो लोकतंत्र में जिहाद की बात हो रही है कि मुसलमान को जिहाद करने का हक है, ये कितना जायज है? क्या ऐसा करना उचित है? नहीं, जिहाद, मौलाना अरशद मदनी साहब ने जिहाद की जो डेफिनेशन बताई है, वो कोई आज नई डेफिनेशन थोड़ी है। अगर जिहाद जैसे हालात हो जाएं, जिहाद जैसे हालात हिंदुस्तान में है नहीं, लेकिन अगर जिहाद जैसे हालात हो जाएं तो जिहाद तो फर्ज है मुसलमान पे। जिहाद जैसे हालात नहीं है, आज एप्लीकेबल नहीं है चीज अभी। लेकिन जिस तरह से हिंदुओं में तलवारें बांटी जा रही हैं, मुसलमानों को मारने काटने की बातें की जा रही हैं, अगर हिंदू तलवारें लेकर निकल पड़ा तो मुसलमान डिफेंस में तो आएगा, और डिफेंस में जिहाद करना वही जिहाद है। लेकिन क्यों निकलेगा हिंदू तलवार जिहाद नहीं कहते, और कौन निकाल रहा है? यही मेरे देश का कानून कहता है। कौन निकाल रहा है? आप देखिए, हिंदुवादी तंजीमें तलवारें बांट रही हैं, खुलेआम तलवारें बांट रही हैं, और खुलेआम मुसलमानों को मारने काटने की बातें हो रही हैं। ये जिहाद की बात कितनी उचित है? और क्या वाकई ऐसा हो रहा है कि हिंदू तलवार लेकर बाहर निकल रहा है, मुसलमान डरा हुआ है? वजह से इनको हिम्मत मिल रही है। रशीदी जी, आऊंगी आपके पास। देखिए, आपके पास पूरा मौका है, आप कर सकते हैं, आप एफआईआर कर लीजिए। पूरी जो कार्रवाई है, जो कानूनी प्रक्रिया है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा। मतलब आप डिबेट करेंगे उन पर, आप उनको दिखाएंगे, आप उनको बढ़ावा देंगे, और हम एफआईआर करने जाएं। किसने किसको कब दिखाया? यहाँ मैं किसी को दिखा रही हूँ क्या? मैं तलवार लिए हुए किसी को दिखा रही हूँ? किसको दिखा रही हूँ? सारी मीडिया दिखा रही है उनको, सारी मीडिया उनको टीवी पर बुला रही है, सारी मीडिया किसको बुलाया? किसको बुलाया? कौन है ये? कौन है? मैं जानना चाह रही हूँ, है कौन रशीदी साहब? ये कौन है? मैंने नाम लिया ना, पिंकी चौधरी है, दक्ष चौधरी है। हाँ, ये मैं जवाब ले लूंगी अभी तुहिन जी से। ये मैंने बोला ना आपको, तभी मैंने बोल दिया था मैं जवाब लूंगी इस पे, तो तुहिन जी अभी जवाब देंगे आप। लेकिन फिलहाल वजाहत कासमी जी, आप बताइए, क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? क्या वाकई मुसलमान डरा हुआ है? देखिए, ना तो मुसलमान डरा हुआ है और ना मुल्क में जिहाद जैसे हालात हैं। अगर मदनी साहब को ऐसा महसूस हो रहा है कि इस मुल्क में जिहाद जैसे हालात हैं, तो मदनी साहब के दसियों बेटे हैं, दो चार वो जिहाद के लिए मैदान में उतार दें। कौन सी दिक्कत की बात है? मदनी साहब को जिहाद का ऐलान करना चाहिए और अपने बेटों से शुरुआत होनी चाहिए जिहाद की।
दूसरी बात, अगर हिंदुस्तान में आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, जैसा अभी रशीदी साहब कह रहे थे कि यहाँ हिंदू तलवार लिए खड़ा है, रशीदी साहब अगर यहाँ का 100 करोड़ हिंदू तलवार लेके खड़ा होगा तो आप जैसे लोग जो ये कई कई इंच की टोपियां लगा करके घूम रहे हैं ना, घरों से निकल नहीं पाएंगे। यहाँ का हिंदू अमन पसंद है, यहाँ का हिंदू शांति पसंद है, यहाँ का हिंदू दंगा नहीं चाहता है, यहाँ का हिंदू प्यार चाहता है, यहाँ का हिंदू अमन चाहता है। इसलिए दो चार लोगों की बातें आप यहाँ बैठ करके टीवी पे सारे हिंदू को दोष नहीं दे सकते कि हिंदू ऐसा कर रहे हैं, हिंदू वैसा कर रहे हैं। इस मुल्क में कभी भी हिंदू ने तलवार नहीं उठाई है, दो चार लोगों की बातों का क्या मतलब है? हिंदू ने लाठी उठाई है, ना हिंदू ने दंगे के लिए कभी आवाज बुलंद की है। आपके जिस तरह के बयानात होते हैं, आप मजबूर करना चाहते हैं कि हिंदू लोग उत्साह में आए और अरे सुनिए, इधर सुनिए, वीडियो किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं टीवी पर बैठ करके। चुप होके आप इस मुल्क के 100 करोड़ लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ईमान से कोई लेना देना नहीं है, लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे से कोई लेना देना हैं। अगर हिंदू दंगे पर आएगा तो आप जैसे बयान देने हैं उल्टे सीधे। आप तुम्हारी सिक्योरिटी हट गई है, तुम्हें तो बयान देने हैं इसलिए। नहीं, क्यों आएगा हिंदू दंगे पे भी क्यों आएगा? ऐसी सिचुएशन क्यों ही पैदा होगी? शादाब चौहान जी, आपको क्या लग रहा है? क्या वाकई मुसलमान डरा हुआ है? आऊंगी रशीदी साहब, सबका रिएक्शन लेने दीजिए ना, फिर आऊंगी आपके पास। मुसलमानों को शादाब चौहान जी। नहीं, भारत के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी समाज डरा हुआ नहीं होना चाहिए। हमने देखा कि दलितों को घोड़ी चढ़ने से रोका गया है, तो वो कहीं ना कहीं भय पैदा करने का प्रयास है। मुसलमानों के साथ भी भेदभाव की घटनाएं सामने आई हैं, और ये तो आरएसएस के सीनियर मौलाना वदात कासमी साहब ने बता दिया। दो चार लोग तो स्वीकार तो उन्होंने भी कर लिया कि कुछ लोग हैं जो समाज में वैमनस्य फैलाने का कार्य कर रहे हैं, तो उन पर नकेल कसनी चाहिए। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि जिस प्रकार सुरक्षा मिली हुई थी हमारे आरएसएस के बड़े सीनियर मौलाना वजाद कासमी साहब को, उनको सुरक्षा दोबारा दे दी जाए, क्योंकि तभी तो वो मुझे पता नहीं था कि मेरी सुरक्षा को लेकर डिबेट है। मुझे पता नहीं था कि आप जैसे लोग मेरी जान की इतनी फिक्र कर रहे हो। आप लोगों को क्या बताना चाहते हो टीवी के माध्यम से? आप बजाज भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला, फिर मैं कुछ भी बोलूंगा तो बजाज जी आऊंगी एक एक करके। बजाज जी आऊंगी, आप फिर अपनी बारी में बोलिएगा। हाँ, हमारा सवाल ये है कि देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो हम एक तरफ बीजेपी बोलती है कि आप कम्युनल हैं, आप नफरत फैला रहे हैं, आप ये कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी बोलती है हम आपको इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि मुसलमान तो हमारा सियासी गुलाम है। हमने कहा कि भाई आप मैंने एक ट्वीट किया एक कि मैं जब पीडीए है तो एक मुसलमान को 2 साल के लिए चीफ मिनिस्टर बनाइए, 2 साल के लिए दलित को बनाइए, 1 साल के लिए ओबीसी समाज के किसी व्यक्ति को बना दीजिए। 34 साल तक हमने आप पे विश्वास किया, एक बार अवसर तो प्रदान कीजिए। और बैरिस्टर ओवैसी साहब ने कहा कि हम खुले दिल से कह रहे हैं, मिल करके भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनने से रोकना चाहते हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी दुर्योधन का रोल प्ले कर रहे हैं, उनके अंदर अहंकार है। जिस प्रकार कौरवों में अहंकार था और दुर्योधन ने 5 गांव नहीं दिया था पांडवों को, उसके बाद महाभारत हुई और पूरे कौरव बर्बाद हो गए, उसी मार्ग पर अखिलेश यादव जी चल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सभी समाज का राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो और जो समाज में वेमनस फैला रहे हैं उन पर कार्रवाई हो। और फराज जी, ये सवाल आपकी तरफ ही आ रहा है। फराज जी, ऐसा क्यों है? ये बड़े मुसलमान व्यक्ति को किसी सीएम चेहरा बनाया जाए, बड़ी मांग यहाँ पर है, ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा लग रहा है मुसलमानों को कि समाजवादी पार्टी उनको अनदेखा कर रही है? और ये तो ओवैसी खुद भी कह चुके हैं कि सिर्फ दरी बिछाने के लिए रह गया है मुसलमान। शिवानी जी, सबसे पहले तो मैं जिहाद पर थोड़ा सा बोल दूं जी। सावरकर साहब ने एक किताब लिखी है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जो कि राजधानी पब्लिशर्स ने छापी है। उसके पेज नंबर 88 पर सावरकर साहब कुछ लिखते हैं, सुनिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा जी। द ग्रेट एंड सेंटली अहमद शाह हैड वोवन फाइन एंड क्लेवरली द वेब्स ऑफ द जिहाद, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थ्रू एवरी कॉर्नर ऑफ लखनऊ एंड आगरा। इसका हिंदी में मतलब ये हुआ, मैंने फिर डाला इसको चैट जीपीटी पर कि अच्छे से ट्रांसलेट हो जाए, वरना मैं अपनी लैंग्वेज से ट्रांसलेट करूं तो हो सकता है इधर का उधर हो जाए। तो इसका हिंदी में मतलब ये हुआ कि महान और संत स्वभाव वाले अहमद शाह ने लखनऊ और आगरा के हर कोने में आजादी की लड़ाई यानी जिहाद का जाल बहुत ही कुशलता और चतुराई से बुना था। ये किसने लिखा था? ये सावरकर ने अपनी किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के पेज नंबर 88 पर। दूसरा सावरकर साहब क्या लिखते हैं, देखिए आपको बड़ा मजा आएगा, ये सब कहीं मिलता नहीं है। The seeds of the war, the seeds of the jihad had taken such root in Patna that the whole city was a regular haunt of the revolutionary party. इसका हिंदी में मतलब ये हुआ
कि पटना में जिहाद की जड़ें इतनी गहरी हो गई थी कि पूरा शहर क्रांतिकारी पार्टी का अड्डा बन गया था। ओके, अब मेरा ये सवाल ना तो आपसे मैंने ये लिखा- है, हाँ, अब मेरा सवाल आपसे ये है, बोलिए 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 बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि जिस जिहाद को लेकर के एक माहौल बनाया जाता है, उसके बारे में सावरकर साहब लिखते हैं कि ये स्वतंत्रता आंदोलन था। इसके पेज नंबर 88 पर आप समझ गई मैं आपकी बात, आप क्या कह रहे हैं, लेकिन दूसरी आज बात- के वक्त क्या जरूरी है जिहाद? ये अब मेरा सवाल है, क्या आपको लगता है जिहाद होना चाहिए? देखिए, लोकतंत्र में क्या सेंस है इसका? कोई मीनिंग निकल कर आ रहा है? देखिए बुराई के खिलाफ मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूं, मगर थोड़ा बहुत जो मैंने पढ़ाई लिखाई की है उससे मुझे ये पता है कि बुराई के खिलाफ अगर लड़ाई करना लोकतंत्र में हो या गैर लोकतंत्र में हो, तो फिर ये तो लव वो तो जिहाद करनी क्या है और चाहिए। थूक जिहाद क्या है? फराज जी, फिर लव जिहाद और थूक जिहाद क्या है? बहुत मतलब मैं इतना मुझे अच्छा लगा कि आपने ये लव जिहाद और थूक जिहाद वाली बात की। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। पूछिए। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनका नाम पता है क्या? मोहन यादव जी। न्यूज CNBC TV 18 की खबर है, मैं किसी और की खबर नहीं बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश में टोटल 283 लव जिहाद के केस लॉन्च हुए 2020 से लेकर के अब तक के, यानी कि लगभग 5.5 साल में। उसमें जो कन्विक्शन हुआ वो 60%, यानी कि 93 केसेस फर्जी थे, और ये विधानसभा में बताया गया मध्य प्रदेश की, वहां के मुख्यमंत्री ने बताया। तो बताइए लव जिहाद होता है कि नहीं होता है? तुहिन सिन्हा जी, अब बताइए CNBC फर्जी केसेस कैसे निकल कर आ गए? समझ गई मैं फराज जी, आपका इशारा किधर है? तुहिन जी, अब बताइए फर्जी केसेस कैसे लव जिहाद के निकल कर सामने आ रहे हैं? आपकी गवर्नमेंट वहां पर है, वो आपकी गवर्नमेंट का ही जिक्र कर रहे हैं। आपने तारा सहदेव का नाम सुना है? इंडिया की सबसे टॉप शूटर है। जब उसके पति को कन्विक्ट किया गया हो लव जिहाद के केस में, तो लव जिहाद एग्जिस्ट तो करता है। कन्विक्शन कितना हो, देखिए ये इन्वेस्टिगेशन का मामला बन जाता है। इसमें हो सकता है इन्वेस्टिगेशन सही तौर पे नहीं की गई हो, लेकिन केरला में पहली बार 2009 में केरला का हाईकोर्ट का जजमेंट था कि 4000, यानी आप कह रहे हैं कि जांच सही तरीके से नहीं हुई। पॉलीगैमी मुस्लिम्स में अलाउड है मुस्लिम लॉ अंतर्गत। इस्लाम के में जो भी कुरान बोलता है वो हम फॉलो करते हैं। अगर कुरान में कोई चीज कही गई है उसको फॉलो करने के लिए अगर इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान ने लाया है तो भारत देश भी लाए, और हम इसकी मांग करते हैं। शायद हमारी सना दीदी भूल गई होंगी कि वो हिंदू राष्ट्र में बैठी हैं, खड़ी है, वहाँ की विधायक हैं, पाकिस्तान के पार्लियामेंट में बैठे और विधानसभा में बैठी नहीं है। मौलाना रशीदी जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, और ये बयान भी यहाँ पर अगर आपने सुना होगा, इसमें सीधे इस्लामिक कानून को लागू करने की बात की गई है भारत में, जैसे पाकिस्तान में है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होना चाहिए भारत में भी? नहीं, देखिए, भारत में तो संविधान ने इस चीज की आजादी दी है कि आप अपने धर्म पर अमल करो और उसका प्रचार प्रसार करो। जब हमारे धर्म में ये चीज है, पॉलीगेमी है, अभी इस पर कोई नया कानून अभी तक देश की पार्लियामेंट ने नहीं बनाया, तो फिर अभी तक तो संविधान के मुताबिक हम अपने धर्म पर अमल करेंगे। रही बात पाकिस्तान की, हम पाकिस्तान को नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। दूसरी बात, आप जो है कुछ चाटुकार मौलाना बिठा लेते हो जो अपनी सिर्फ सिक्योरिटी लेने के लिए इस तरह के उल्टे सीधे मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं। उनको होश में आना चाहिए कि तलवे हमेशा चाटकर जिंदा नहीं रहा जाता, तलवे चाटकर जिंदा नहीं रहा जाता। इन अल्लाह को भी मुंह दिखाना है, समाज को भी मुंह दिखाना है। कौन से मुंह से आप ऐसी बातें कर लेते हो भाई कि नहीं, कुछ नहीं है? ये 10 तरह के लोग जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं, बाकायदा मारने काटने का नरसंहार का काम करते हैं, आपको नजर नहीं आते? आपकी टोपी इतनी छोटी हो गई कि आपके दिमाग में ये चीजें नहीं घुसती? आपको सिर्फ इस बात की पड़ी है कि मेरी जान कैसे बचे? ये पूरा मुस्लिम समाज कहां जाके खड़ा होगा? तौहीन सिन्हा जी को इस बात का जवाब देना चाहिए। हमने डंके की चोट पर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, लेकिन गुलाम बनने के लिए नहीं दिया, नतमस्तक होने के लिए नहीं दिया, इसलिए दिया ताकि हम गुलामी की जंजीरों से निकलें।
जो 65 साल की हम दूसरी सरकारों की गुलामी में थे। अगर बीजेपी में रहकर भी हमें गुलाम रहना पड़ेगा तो फिर क्या फायदा हमारा बीजेपी को वोट देने का? मेरा भी होगा, मैं ऐड ऑन करूंगी इसमें। क्या फायदा हमारा बीजेपी को वोट देने का? रशीदी जी आऊंगी एक एक करके। सना मलिक का जो बयान आपने सुना, ये अजीत पवार गुट की ही है, आप अगर आपको ध्यान हो, ये आप ही के लोग, आप ही के साथ के दल हैं, ये ऐसे क्या मतलब क्या किस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं? तुहिन जी मैंने देखिए, सबसे पहले तो सना जी किस मुल्क में है शायद वो भूल गई हैं। यहाँ जो है, जो पाकिस्तान की तुलना कर रही है भारत का, ये वहां के नियम यहाँ लागू नहीं हो सकते। दूसरा, मैं रशीदी जी को जवाब देना चाहता हूँ, ये बार बार जो कह रहे हैं कि मुसलमानों का नरसंहार हो रहा है, अरे इस देश में, आजाद भारत में, अगर किसी एक समुदाय का नरसंहार हुआ है तो कश्मीरी पंडितों का हुआ है। पूरा का पूरा कश्मीर वैली साफ कर दिया गया था, तब मौलाना रशीद की आंखों में आंसू नहीं आया था। इसका मतलब ये हुआ कि आप उन नरसंहार करने वालों के साथ खड़े हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? ये जो रोजाना धमकियां दे रहे हैं नरसंहार की, आप उनके साथ खड़े हुए हैं? कितने डिस्ट्रिक्ट है जहाँ आप ये कहना चाहते हैं कि हमारी तरफ से छूट है उनको? भाजपा की सरकार नहीं बनती तो इसी तरह ये लोग इलीगल माइग्रेशन को प्रमोट करके हर एक डिस्ट्रिक्ट में हिंदू को माइनॉरिटी में लाते हैं, और आज ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का नरसंहार होता है इस देश में। अरे सोचना चाहिए आपको ये बात करते हुए। सबसे पहले तो आपने बात जब शुरू की आज शो पर, तो थोड़ा बहुत ईमानदारी आपने दिखाई थी। आपने खुद कहा कि 12 वर्षों में मुसलमान काम करने लगा है, मुसलमान पढ़ने लगा है, उसके बाद वापस अपने प्रोपेगेंडा में आ गए। अरे साहस करिए, पूरा सच बताइए। मुसलमानों की हालत सुधरी है और आप लोग जो है केवल और केवल मुसलमानों को भ्रमित करना चाहते हैं। सुनो मैं बताता हूँ सच क्या है पूरा, सुनो मैं बताता हूँ, और आपको वीडियो भी दिखाता हूँ, आपको वीडियो भी दिखाता हूँ और सच भी बताता हूँ। ये देखिए, अनिल यादव करके यति नरसिम्हानंद के साथ में एक आदमी है, बाकायदा भरी सभा में कह रहा है कि अगर जब तक मुसलमानों का नरसंहार नहीं होगा, जब तक इस देश में हिंदू राष्ट्र नहीं आ सकता। जो लोग मुसलमानों को मारने काटने की बात करते हैं, आप उनका संरक्षण कर रहे हैं। इस आदमी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? हम सरकार के ऊपर लांछन नहीं लगा रहे हैं, मैं सरकार के ऊपर लांछन नहीं लगा रहा हूं, मैं सरकार को कह रहा हूं कि हाँ मुसलमान की हालत अच्छी हुई है, लेकिन मैं इन बातों को भी नहीं भूल सकता जहां मुसलमानों को मारने काटने की बात होती हो। इसका जिक्र किया, ठीक है। शादाब चौहान जी, एक सवाल आपके सामने और डंडे की चोट बोलूंगा। ओके आऊंगी आपके पास एक एक करके। अकबरुद्दीन ओवैसी का एक बयान था, शादाब जी, अकबरुद्दीन ओवैसी का एक बयान था, उन्होंने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो फिर देखो क्या होता है। ये इसका मतलब क्या था? आपने इससे पहले कहा कि बहुत ऐसे जगहें हैं जहां पर लगातार डर का माहौल फैलाने की कोशिश है, तो ये स्टेटमेंट क्या कहता है? क्या इससे डर नहीं लगेगा किसी को कि 15 मिनट तक पुलिस हटा दो फिर देखो क्या होता है? ये क्या था? मतलब इसका मीनिंग समझना चाह रहे हैं। वो प्यार फैला रहे थे। शादाब चौहान जी, सुन लीजिए। अरे तुम भाई आप शादाब चौहान तो जी बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। हाँ बोलिए शादाब चौहान जी, बोले। अगर घर वापसी करना चाह रहे, शादाब चौहान नाम लेना चाह रहे तो मुबारक उनको, कोई मसला नहीं, स्वागत है। देखिए मैं खुश हूँ। तो जी आऊंगी आपके पास, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू। बीच में ना बोलिए, फिर मेरे को बोलने दीजिए। देखिए जो बयान था उसका क्या मतलब था, ये वहां के अदालत ने तय कर दिया, अदालत ने फैसला दिया। अदालत गई, उन्होंने अपने आप को कानून के हवाले किया, उस पर पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसके बाद न्यायालय ने फैसला दिया। पर इसका मीनिंग क्या था? मतलब ये क्या था? 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो फिर देखो क्या होगा, ये था मैं क्या? कह रहा हूं माननीय न्यायालय ने उस पर इंसाफ कर दिया ना, वो तो कर दिया, लेकिन मैं आपसे बस मतलब पूछ रही हूँ, आप उसी पार्टी का हिस्सा है ना। वही, इसीलिए यही तो बता रहा हूँ कि जो मतलब माननीय न्यायालय ने बताया वही मतलब है। सवाल के जवाब को आपने घुमा दिया है। इंसाफ हुआ उसी प्रकार अकबर साहब के साथ। अच्छा मुझे ये बताइए 2027 का उत्तर प्रदेश में चुनाव है, AIMIM पार्टी वहां पर लगातार अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है, और एक बार इम्तियाज जलील जी ने सीधे कहा था कि ओवैसी से बड़ा कोई मुस्लिम नेता नहीं है, तो क्यों नहीं आपको फिर वोट मिल पा रहे हैं? क्यों नहीं मुसलमान आप पर भरोसा इतना कर पा रहा है? क्यों नहीं चेहरा चुना जाता है ओवैसी का? क्या कारण है? देखिए जब मान्यवर काशीराम जी ने संघर्ष किया था तो 400 500 वोट आते थे, तो हम लोग संघर्ष के दौर से गुजरे, लेकिन आज बिहार में हमने देखा, महाराष्ट्र में हमारी जो कामयाबी मिली है वो इस बात को प्रमाणित करता है। उत्तर प्रदेश में 2027 में हम लोग एक नई क्रांति के लिए तैयार है। हम लोग 200 सीटों पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, और हमारे नेता ने कहा कि अब हिस्सेदारी की बात होगी, अब दरी नहीं बिछाएंगे, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात होगी। जो हमारी हिस्सेदारी स्वीकार नहीं करेगा,
अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान उसको वोट नहीं देगा, चाहे वो कुछ भी षड्यंत्र रच ले। अब तक बीजेपी से दरी बिछाने का काम नहीं किया जाएगा। फराज किदवई जी सीधे तौर पर कह दिया है, दरी बिछाने का काम नहीं किया जाएगा। कल ये भी मांग हो रही थी कि मुस्लिम चेहरा क्यों नहीं समाजवादी पार्टी आगे रखती है, क्यों सिर्फ अखिलेश यादव का चेहरा है। तो क्या आप चेहरा बदलने की बात भी कर रहे हो? कल भी रशीदी जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी कहा था कि अगर वो चेहरा नहीं बदलेंगे, हमको मौका नहीं देंगे, तो हम नहीं उनको वोट देने वाले। तो मुसलमानों को कैसे मनाएंगे अब आप? देखिए, ये लोग जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ भड़काने का काम करते हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की वैकेंसी कोई नहीं है, आदरणीय अखिलेश यादव जी का नाम लिख चुका है। और 2029 में जब पार्लियामेंट के चुनाव होंगे तो आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और बाकी मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, पहले यूपी की तो तैयारी आप कर लीजिए 2027 की। दिल्ली का रास्ता बहुत पुरानी कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर के गुजरता है। मुख्यमंत्री भी अखिलेश यादव, क्योंकि मुख्यमंत्री भी अखिलेश यादव और प्रधानमंत्री भी अखिलेश यादव, अरे और विधानसभा में अखिलेश यादव, अरे तमाम सदनों में अखिलेश यादव। मुसलमान का कहीं इलाज नहीं है, मुसलमान को कहीं ओहदा नहीं मिलेगा, ये साफ कर दिया। अरे मेरे भाई शर्म करो मुसलमान होकर, शर्म करो यार मुसलमान होकर। इस तरह मुसलमानों को गुलाम बनाओगे, इस तरह मुसलमानों को गुलाम बनाओगे? ओके रशीदी जी बोलने दीजिए, आप उनको फराज जी को जवाब देने दीजिए। इतनी गुलामी कराओगे फराज जी बोलिए। रशीदी जी प्लीज आपके पास आऊंगी। भाई इतनी गुलामी कराओगे मुसलमानों से? आजम खान को रशीदी जी आऊंगी आपके पास। फराज किदवई बताइए। आजम खान को ही मुख्यमंत्री देखिए 2024, अरे इनको बेशर्मी की यार, मुसलमान होकर जो है मुसलमानों को दलील कर रहा है बैठकर आदमी। और बोलो मतलब किदवई साहब ये बताइए, यानी चेहरा नहीं बदलेंगे ना किदवई साहब? 2027 में चेहरा अखिलेश यादव ही रहेगा ना, मुख्यमंत्री ये बताइए। अरे इनका भोपू तो चुप कर रहा है। सवाल पूछ रहे हैं वैसे आपसे, वो जायज सवाल पूछ रहे हैं तो इसलिए मैं रोक नहीं रही। कमाल है बिल्कुल। आजम खान को बना दीजिए ना सीएम चेहरा। मुसलमान को जलील कर रहा है बैठकर। अरे भैया सरकारी मौलाना चुप हो जाओ, हमें बोलने दो, जवाब देने दो। सरकारी मौलाना क्यों परेशान हो इतना? देखिए 2027 और आप कौन है भाई? आप कौन है? आप अखिलेश यादव के पिट्ठू, आप अखिलेश यादव के चाटुकार सिपाही हूँ मैं। हूँ। आप कौन है? आप सिपाही हैं? आप उनकी चाटुकारिता कर रहे हो, तलवे चाट रहे हो बैठकर टीवी पर। आप सिपाही हो? सिपाही तलवे नहीं चाटता, सिपाही कानून लागू करता है, सिपाही ईमानदारी से काम करता है। जहां अपनी बात आती है वो भी करता है, कौम की बात आती है वो भी करता है। तलवे नहीं चाटता सिपाही बैठकर, सिपाही तलवे नहीं चाटता, सिपाही तलवे नहीं चाटता आपकी तरह। आप तलवे चाट रहे हो बैठकर। मैं नहीं चाटता। ठीक है वजाहत कासमी जी, आऊंगे अब आप दोनों के पास वापस आऊंगी। वजाहत कासमी जी, ये मतलब क्या है? मुसलमान कैसे जाए? मतलब यूपी, जब यूपी या कहीं पर भी किसी भी राज्य में हो। रशीदी जी, फराज जी प्लीज रिक्वेस्टिंग यू। वजाहत जी मुझे बताइए। ओके फराज जी, आई विल लेट यू। आजम खान का नाम रशीदी साहब प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, फिर ऑर्डर डाउन करना पड़ेगा। आप बोल रहे हैं ना काफी देर से। फराज जी बोलिए। हिम्मत नहीं आजम खान का नाम लेने की। ओके रशीदी साहब प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू, ऑर्डर डाउन कर दीजिए। फराज जी बोलिए। फराज जी आप बोलिए। फराज जी की ऑडियो नहीं आ रही है। जी बोलिए। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है और 2024 में आदरणीय मोदी जी को जो 240 पर लाए वो आदरणीय अखिलेश यादव जी लाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने इनको पटका नहीं दी। अब आरएसएस के फंक्शंस में जाने वाला कोई मौलाना ये नहीं समझेगा और टीवी पर आकर के खे अपनी बत्तीसी दिखाएगा। ये बता दो यादव ने कितना वोट दिया आपको? भैया अब इनको चुप करवाइए। शिवानी जी आप बोलने दीजिए, फिर वो बोल नहीं पाएंगे। वोट दिया आपको 2024 में। लेकिन दिक्कत क्या है किदवई साहब? ये दिक्कत क्या है? किसी मुसलमान चेहरे को बनाने में क्या दिक्कत है? कोई मुसलमान चेहरा भी तो सीएम बन सकता है। रशीदी साहब बोलने दीजिए ना, मुझे भी तो नहीं बोलने दे रहे हैं आप। बताइए क्या दिक्कत है? किसी मुसलमान चेहरे को क्यों नहीं बना दे रहे? आजम खान अच्छा ऑप्शन है, क्यों नहीं बना दे रहे? कोई नाराजगी भी नहीं है आपकी? तो कोई नाराजगी नहीं, लेकिन ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और कुछ सरकारी मौलानाओं के कहने पर हम अपनी हम अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी ना चेंज कर सकते। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। देखिए ये बदतमीजी करेंगे तो मैं उठ के चला जाऊंगा। शिवानी अब बाद में आप दोनों से मैं लूंगी। वजाहत कासमी जी काफी देर से वो वेट कर रहे हैं। कासमी साहब आप बताइए, ये क्या रिझाने का तरीका है? हर पॉलिटिकल पार्टी लग जाती है, अरे मुसलमान को अभी खींच लो। यूपी में चुनाव है तो 20% मुसलमान को कैसे आकर्षित करना है, सबका यही टैक्टिक्स। आपको लगता है कि मुसलमान को खींच तो लिया जाता है लेकिन फिर मिलता कुछ नहीं है?
देखिए, जब जब भी मौका मायावती को या वो समाजवादी को रहा है या कांग्रेस को रहा है उत्तर प्रदेश में या और भी अन्य प्रदेशों में, तो मुसलमान इनको कभी किसी मौके पर हिस्सेदारी के लिए याद नहीं आया, लेकिन दरी बिछाने के लिए हर मौके पर याद आया है। और अभी जो हमारे रशीदी साहब जो हिंदुओं को कट्टर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने समझाने की कोशिश ये की है कि जिस तरह आप लोग दहशतगर्दों के मुकदमे लड़ते हो, और जिस तरह आप लोग दहशतगर्दी की वकालत करते हो, सिमी की वकालत करते हुए आए हो, पीएफआई की वकालत करते हुए आए हो, इस तरह हमने कभी 100 करोड़ हिंदुओं को इन 10-5 लोगों की वकालत करते हुए नहीं देखा है। अगर मुल्क का 100 करोड़ हिंदू भी वही शिद्दत अपनाएगा जो आज अरशद मदनी साहब बातें कर रहे हैं, तो मुल्क के हालात ये नहीं होंगे। पूरी दुनिया का सबसे अमन पसंद मुल्क है भारत, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आजादी मुसलमानों को अपने मजहब के लिए भारत में है। तो फिर रशीदी साहब इस तरह के बयान देकर या मदनी साहब इस तरह के बयान देकर यहाँ का सुकून प्लीज खराब ना करें। बोलिए रशीदी और मुसलमानों की इज्जत ओके, मैं जवाब ले लेती हूँ आपकी बात का। वजाहत जी जवाब ले लेती हूँ, बोलिए रशीदी साहब। इनसे ये पूछिए, ये जो तलवे चाटने की बात करी, इनसे ये पूछिए क्या संविधान मैंने सही बात की है? अरे भाई, मैं सही लड़ने बात की कर रहा हूँ, इजाजत तलवे नहीं है? चाटने की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या संविधान में इजाजत नहीं है मुकदमा लड़ने की? अपनी ईमानदारी से संविधान ने इजाजत दी है मुकदमा लड़ने की? आतंकवादी है, संविधान ने इजाजत दी है मुकदमा लड़ने की? आप कौन से संविधान की बात करते हैं? आप कौन से संविधान की बात कर रहे हैं भाई? आपकी आप मुल्क में आतंकवादी का मुकदमा लड़ने अब तो मेरे पास समय कम है, एक एक करके। ठीक है रशीदी साहब और कासिम साहब, प्लीज 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 प्लीज। ओके तुहिन जी, मुझे बताइए, शुवेंदु अधिकारी का एक बयान था। शुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में जब वो जीते, रशीदी साहब एक मिनट आप मुझे पूछने दीजिए ना, आप दोनों भी सुनिए, मैं आप ही से रिलेटेड कोई सवाल पूछ रही हूँ उनसे। शुवेंदु सर जी ने कहा था कि नंदीग्राम में मुस्लिम वोट टीएमसी को मिला है, अब मैं सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करूंगा। फिर एवरेज जो वोट है जो मुसलमान आपको करता है लगभग 8% तक का है, तो आप तो एक तरीके से इनको भी दरकिनार कर देंगे ना ऐसे बयानों से। वो 8% भी आपको मुसलमान नहीं वोट करेंगे, उतना भी पसंद नहीं किया जाएगा, तो क्यों ऐसे बयानबाजी करते रहते हैं? बात करें वो पुरानी बयान है, वो पुराना बयान है। असर तो होगा ना, दिमाग में तो आ जाएगा ना व्यक्तियों के। अगर पूरी राजनीतिक जीवन आप किसी का भी देखें तो कोई ऐसा राजनीतिक नेता नहीं है जो कि सिर्फ सही बयान दिया है। समय की बात होती है, उस समय जो है ममता बनर्जी का तुष्टीकरण चरम पर था, और कहीं ना कहीं उस तुष्टीकरण को तोड़ने के लिए हमें हिंदू कंसोलिडेशन चाहिए थी। तो क्या परिस्थिति थी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हैरान हूं शिवानी जी की इस पूरे डिबेट में अभी तक किसी ने ये आरोप नहीं लगाया कि हम लोग जो है टिकट नहीं देते मुसलमानों को। तो इसलिए मैं आगे बढ़कर आपको जवाब देता हूं कि हमने नल से जल मुहैया कराया है, हमने शिक्षा मुहैया कराई है, हमने स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई है, समान अवसर दिए हैं मुसलमानों को। आपको नेता बनाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। आप जिस दिन हमें वोट करेंगे उस दिन अच्छा, आपने कहा कि उस वक्त जो सिचुएशन रही थी उस हिसाब से बयान दिया गया। अभी यूपी में क्या सिचुएशन आपको लग रही है? जरूरत है मुसलमानों के साथ आने की कि मुसलमान फिर से भटक जाएगा इधर उधर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ये तो मुसलमान को तय करना है। मुझे लगता है कि हमने सबको समान अवसर दिए हैं, सबका साथ सबका विकास हमारा मोटो रहा है। दिन मुसलमान हमें स्वीकार करेगा उस दिन मुसलमान हमारी पार्टी का नेता भी बनेगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये लोग भ्रमित करते हैं, ये जो 3 लोग आपके पैनल पे बैठे हैं, ये लोग बार बार भ्रमित करते हैं मुसलमानों को, लेकिन जैसा आपने कहा हुआ है और बड़ी तादाद में मुसलमान इनके भ्रम में आना बंद कर, यानी कि मुसलमान भ्रम में किसी के भी ना आए, ये आपका कहना है। अब फराज जी, एक और सवाल मेरा जो था, पीडीए का कॉन्सेप्ट बड़ा चल रहा है समाजवादी पार्टी में, तो पीडीए तो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक हो गए, लेकिन कभी आप मान लीजिए इनफैक्ट कि आपकी सरकार अगर आ गई यूपी में, तो बाकी जो अपर कास्ट के और दूसरे पीडीए से इतर जो लोग हैं वो उनने भी तो आपको चुना होगा ना। आप तो नेता तो उनके भी हुए ना, आप तो सीएम उनके भी तो हुए ना, फिर उनको तो आपने इग्नोर कर दिया। सीधा कॉन्सेप्ट लेके आप चल रहे हैं पीडीए बस, तब क्या करेंगे? शिवानी जी, आपने आदरणीय अखिलेश यादव जी का स्टेटमेंट नहीं सुना। पीडीए का मतलब होता है पीड़ित, दुखी और अपमानित। अगर किसी तरह से शिवानी पांडे जी भी पीड़ित हैं, मान लीजिए गॉड फॉरबिड, खुदा न खास्ता, या कभी अपमानित महसूस करती है, तो आप हमारे पीडीए का हिस्सा होंगे। वो 99% लोग इस देश के जो आज की तारीख में या तो इकोनॉमिकली पीड़ित हैं या दुखी हैं या अपमानित महसूस कर रहे हैं, वो सब पीडीए का हिस्सा है। दो बातें शिवानी जी, मैं तुहिन जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप मुसलमानों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मत दीजिए। साहब मुख्तार अब्बास नकवी को कुछ सभासद, तो इसमें ये पीडीए में मुसलमान और यादव समाज भी क्या आता है? मतलब क्यों नहीं आता है? अच्छा, सबसे ज्यादा पीड़ित, सबसे ज्यादा दुखी, सबसे ज्यादा अपमानित तो आज की तारीख में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक ही है। आ गया ना, आपने अपने वोट बैंक को मेंशन कर दिया ना, बस वही जानना चाह रही थी मैं। वोट को बैंक,
वोट को बैंक हम नहीं समझते हैं, हमारे सम्मानित मतदाता होते हैं। समाजवादी हैं आप नहीं मान सकते किसी को ऐसा, आपको सबको साथ लेकर चलना ही पड़ेगा, आपके टाइटल में लगा हुआ है। 20 सेकंड और दे दीजिएगा बस। जी बोलिए 20 सेकंड और दे दिएगा। रशीदी साहब प्लीज, आ रही हूँ आपके पास। फराज जी जल्दी बोलिए। तुहिन भाई ने अभी ये कहा कि साहब ये मुसलमानों को समान अवसर दे रहे हैं। तुहिन भाई एक काम करिएगा, 27 फरवरी 2026 का हिंदू पढ़िएगा, पेज नंबर 6, उस पे कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे छपा है फुल पेज का। इस टाइम डिटेल्स बताएंगे तो 20 मिनट निकल जाएंगे। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो डाउनवर्ड मोबिलिटी 2014 से लेकर के 2025 में हुई है, हाउस होल्ड्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा मुसलमानों में हुई है, फिर दलितों में हुई है, और अपवर्ड मोबिलिटी उन लोगों में हुई है जो भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों के साथ वो ऐसा वो करती है कि मतलब ठीक है। तो जी जाकर घर ये जरूर देखेंगे। शादाब जी, आप बहुत देर से शांत भी हैं, अब यूपी में क्या तैयारी है आपको, और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि यूपी में जो मुसलमान है वो आपकी बात सुनेगा या आपको वोट देगा? नहीं, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार से बीजेपी के साथ मिलकर के मुसलमानों को पॉलिटिकली अनटचेबल बनाने का षड्यंत्र रचा है। अब फराज भाई अल्पसंख्यक बोल रहे, मुसलमान बोलने में भी फराज भाई को डर लग रहा है कहीं पार्टी कुछ कार्रवाई ना करते कि मुसलमान शब्द इस्तेमाल कैसे किया। आप देखिए मोहन यादव जी के बचाव में कूद गए, अखिलेश यादव जी कूद पड़े, क्योंकि वो यादव भाई है बीजेपी के मुख्यमंत्री को बचाने के लिए। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के मुसलमानों पे अत्याचार होता है, मॉब लिंचिंग, फर्जी एनकाउंटर, मस्जिद मदरसे पे कार्रवाई, तो 111 विधायक और 37 सांसदों को आपने बताइए किस चौराहे पर आंदोलन करते देखा? मुझे एक फोटो फराज भाई दिखा दें। और वोट मेरा लेंगे राज आपका होगा, ये नहीं चलने वाला। मेरे वोट पे मेरे समाज का नेता बनेगा। बुंदेलखंड में मुसलमानों की आबादी कम है, इनका एक भी विधायक वहां जीत कर नहीं आता। तो मुसलमानों की वोट की भीख पर आप सत्ता में आएंगे और मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे। इस बार मुसलमान ने भागीदारी का फैसला कर लिया कि जो हमारी हिस्सेदारी की बात करेगा, ठीक है, मुसलमान सोच लिया है उसने कहां जाना है। अब रशीदी साहब, आप जैसा बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी के हमारे किदवई साहब की आप पीड़ित हैं, मुसलमान पीड़ित है, तो क्या परेशानी आपके लिए कर रहे हैं ना वो काम? देखिए एक चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ऐलान करता हूं, और शादाब भाई भी बैठे हैं और फराज भाई भी बैठे हैं, दोनों की तरफ एक सवाल फेंक रहा हूं। दोनों आदमी मिलकर जो है आजम खान को सीएम का चेहरा घोषित कर दें, दोनों आदमी मिलकर। एमआईएम भी आजम खान को बता दें और ये फराज भाई भी कह दें आजम खान मुख्यमंत्री बनेंगे। देखें दोनों में से कौन ऐलान करता है सबसे पहले कि आजम खान मुख्यमंत्री फराज जी बना देंगे, शादाब भाई करेंगे, फराज भाई करेंगे। बस एकमात्र मांग है। दूसरी बात मैं बात पूरी कर लूं। दूसरी बात, अभी इन्होंने ये साबित कर दिया कि ये समाजवादी पार्टी नहीं है, ये परिवारवादी पार्टी है। मुलायम सिंह भी मुख्यमंत्री बनेंगे, अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री भी अखिलेश यादव बनेंगे, और प्रतिपक्ष नेता भी अखिलेश यादव बनेंगे। अब जवाब सारा काम इन्हीं के पास रहेगा। समय कम होगा मेरे पास, ठीक है, इनका गुलाम रहेगा, परिवारवादी पार्टी दरी बिछाएगा, दरी उठाएगा। फराज जी, ये सिर्फ मुसलमान क्या दरी बिछाने के लिए रखा हुआ है आपने? ये सिर्फ सब कुछ अखिलेश यादव उनके परिवार को ही क्यों, और क्यों नहीं आजम खान को आप सीएम फेस रख सकते हैं? हमारे 111 एमएलए 2022 के चुनाव में जीते थे, जिसमें 33 मुसलमान थे। अब रशीदी साहब को बीजेपी से एक वो स्क्रिप्ट आ जाती है कि भैया ये पढ़ देना। नहीं, सुनिए मेरी बात उसमें पता है वो क्या कहते हैं उसमें, ये मेरी जातियात पे आ जाते हो। रशीदी जी, मैं एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। उसमें इनका ये रहता है कि हमारा तो रिप्रेजेंटेशन ज्यादा था ना, जीते भी हम लोग इतनी ज्यादा तादाद में, फिर भी हमको कुछ नहीं मिलता, सिर्फ दरी बिछाने को मिलता है। यही वो कह रहे हैं कि मिले और मिले। मैं जवाब दे रहा हूं। इनसे पूछो यादव कितने हैं। रशीदी जी एक मिनट, फराज जी जवाब। इनसे पूछो यादव कितने हैं यूपी में। ओके रशीदी साहब प्लीज ऑडियो डाउन कर दीजिए प्लीज। अगर एमएलए बनना दरी बिछाना है तो फराज किदवई दरी बिछाना चाहेगा कि भैया विधायक बनना अगर दरी बिछाना है तब तो हम दरी बिछाएंगे भाई, इसमें कोई वो नहीं भाई। आप क्या दिक्कत है, दरी बिछा लीजिएगा आप, रशीदी साहब दरी बिछा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर विधायक बनना दरी बिछाना है तो मेरा तो ये ख्वाहिश है। ये दर्द इनके अंदर है कि मैं एमएलए बन जाऊं, और ये दरी बिछाने को भी तैयार है। रशीदी साहब वो भी मुसलमान है, फराज किदवई भी मुसलमान है, तो आपको क्या दिक्कत है दरी बिछाने में? शादाब जी बताइए क्या दिक्कत है? बना दो, ये दरी बिछाने को तैयार है। इन्होंने कह दिया उन्होंने कहा कि मुसलमान दरी बिछाएगा, सबसे बड़ा मुसलमान है बनना है तो वो अपनी विधायकी के लिए दरी बिछा रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि जो सपा में मुसलमान है वो दरी बिछाकर खाली विधायकी पाना चाहता है। उन्हें मुसलमानों के मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार कोई विषय नहीं है, उनका मतलब है दरी बिछाओ। नहीं, आपको भी मुसलमानों के मुद्दे से मतलब नहीं है, आपको भी एमएलए बनना है सीधा। आपने कह दिया कि मुझे एमएलए बना दो, एक एक करके
एक एक करके। शादाब आपने जी, साफ कह दिया। विधायक मुसलमान शिवानी है। जी, 33 इन्होंने विधायक साफ कह मुसलमान दिया है। ओके, शिवानी अब जी, रशीदी इन्होंने साहब साफ बोलिए। कह दिया साजिद कि भाई, मैं दरी बिछाने को साजिद भाई, तैयार लेट है, मी बस कंप्लीट एमएलए बना दो। साजिद भाई मुझे बोलने दीजिए। साजिद भाई, फराज भाई ने साजिद साफ भाई, कह दिया कि मुझे दरी साजिद बिछाने भाई, में कोई ऐतराज नहीं है, मुझे एमएलए बना दो बस। साजिद भाई प्लीज मेरी बात सुनो। साजिद भाई, यही से तो 33 मुसलमान भटकता है कि विधायकों में से जाना एक कहाँ विधायक नहीं है। देता प्रतिपक्ष यही से मुसलमान भटकता है कि अब आगे का रास्ता कहाँ। जब दरी बिछाने में कोई आपत्ति नहीं हो रही समाजवादी पार्टी को, हम बिछा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो आगे का विजन नहीं है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ही तो मांगता, और राजनीति में रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो फिर आप काम कैसे करेंगे। इसी को लेकर आज हमारी पूरी चर्चा थी। आप सब हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के लिए देश नहीं झुकने देंगे में सिर्फ इतना ही।